इंसान जितना लालची होता है उतनी ही उसकी ज़रूरतें बढ़ती है और जब वो उन ज़रूरतों को खुद पूरा नहीं कर सकता तब वो किसी और पे उनको पूरा करने के लिए उन पे डिपेंड हो जाता है। जी हाँ, यहाँ पर बात हो रही है एक महिला की, उसकी बच्ची की और उसके पति की। महिला के ससुराल वालों ने उस पर अत्याचार किए, उसको दहेज के लिए रोज़ मारते थे, घर से निकाल देना, ये सारी बातें वो महिला सहती रही। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शगुफ्ता खान की, जो डॉटर हैं मोहम्मद अनीस खान की। एक बाप ने बड़े धूमधाम तरीके से उसकी शादी करी, कर्जा लिया, मकान को गिरवी रख दिया और जिस मकान में वो खुद रहते हैं, जो मकान कभी उनका हुआ करता था, आज उसी मकान में वो किराए के कमरे पे रहते हैं और 8,000 रुपये प्रति माह उसका किराया भी देते हैं। उन्होंने धूमधाम तरीके से शादी इसीलिए की कि ताकि उनकी बेटी खुश रहे, उसको एक नई ज़िंदगी मिले, वो उसके चेहरे पे हंसी रहे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ससुराल वालों की तरफ से शगुफ्ता को हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसको बंद कमरे में बंद कर दिया जाता और उससे हमेशा अलग अलग तरह की डिमांड की जाती, कभी गाड़ी की, कभी दहेज की, कभी जेवर की, कभी गहनों की। शगुफ्ता हर जगह गई लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिला। एंड में उसने हार कर, थक कर लिया आवाज़ इंडिया न्यूज़ का सहारा। आज आवाज़ इंडिया न्यूज़ दिखा रहा है आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया न्यूज़। और आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से रूबरू करवाता हूं, मतलब इंसानियत की जहां मिसाल लोग देते थे वहां इंसानियत खत्म हो चुकी है। कहते हैं कि इंसान हर घर में पैदा होता है लेकिन इंसानियत कहीं कहीं पैदा होती है। आज एक महिला हमारे पास आई है और वो क्यों आई है, शायद उनको कोई तकलीफ है या उनका कोई दर्द है जो बांट नहीं रहा है। आज इसीलिए वो मदद की गुहार लेके हमारे पास आई है, क्योंकि आवाज़ इंडिया लाता है हर सच आपके सामने। जी हाँ, मैं आपसे उनकी बात करवाता हूँ। नमस्कार मोहतरमा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शगुफ्ता खान है और मैं जयपुर हसनपुरा से 417 प्लाट नंबर में रहती हूँ। मेरी शादी सर 2016 में 10 मई को तौसीफ़ खान के साथ हुई थी, जो भी हमारे समाज में जो रीति रिवाज था, जो हम लोग कर सकते थे उनकी खुशियों के लिए, मेरे पापा ने जो मेरे लिए किया वो सब रीति रिवाज से मेरी शादी हुई थी। शादी के 10 या 15 दिन भी नहीं गुजरे थे, उन लोगों ने अपनी हरकतें मतलब दहेज को लेकर के करना शुरू कर दिया था। तो मैंने उस टाइम पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा शायद कि चलो शायद मेरी मदर इन लॉ ही मेरे मतलब अगेंस्ट जा रही होंगी, अब मेरे हस्बैंड तो मेरा साथ देंगे, मेरा फेवर लेंगे। बट वो कभी भी मतलब उस चीज़ को लेकर के उस मतलब वो मेरी जो मेरे साथ बीत रहा था उस चीज़ को नहीं समझ पाए वहाँ पर कोई भी, और मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। मेरे पापा ने मेरी शादी जब की थी तो हम लोगों की इतनी कंडीशन नहीं थी कि हम लोग उनकी डिमांड सब पूरी कर सकें। और उन्होंने पहले से ये बोला था कि हमारी शादी थोड़ा हाईफाई होना चाहिए, चाहे हमें कुछ मत देना, आप हमें कुछ नहीं चाहिए। उस वक्त हम लोगों को उन्होंने दहेज के लिए ऐसा कुछ मतलब बताया नहीं था कि हम लोगों की डिमांड बाद में होंगी। तो पापा ने अपना घर अपना गिरवी रख करके, और जिस घर में हम रहते हैं अब उसका पापा मतलब किराया दे रहे हैं, वो हमारे घर में हमको किराएदार बनाया गया है। जब पापा ने शादी में पैसों का इंतजाम किया, और कम से कम आप मानेंगे नहीं तो भी 15 से 20 लाख रुपये पापा ने मेरी शादी में खर्च किए। उसके बाद भी मैं दहेज को लेकर के इतनी टॉर्चर होती रहती थी कि और जब मैं प्रेग्नेंट हुई तब से लेकर के अब तक का, आज मेरी बच्ची 4 साल की है। 2017 में मेरी बेटी हुई थी जो कि अभी 4 साल की मेरे साथ में है, आयजा खान। और मतलब उसका कोई भी खर्चा अपने उसके फादर पे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको कहते हैं फादर की, उन्होंने कभी आज तक नहीं निभाई है। मतलब क्या प्रॉब्लम्स आपको अपने ससुराल के अंदर फेस करने को मिली? सर सबसे पहले तो ये होता था कि मतलब दहेज को लेकर के मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता। आए दिन नई कुछ ना कुछ नई डिमांड्स रहती थी उन लोगों की कि आज हमको पैसा चाहिए, आज हमें सोना चाहिए, बेटी हुई तो हमको क्या दिया, आज तू अपने घर से क्या लेकर आई, शादी में हमको क्या दिया, हमारी आओ खाती नहीं हुई, हमारी इज्जत नहीं हुई। हमने तो मतलब बहुत कुछ सोचा था कि तू गाड़ी लेकर आएगी, ये लेकर आएगी। फिर उन लोगों ने धीरे धीरे करके अपनी डिमांड्स बताना शुरू कर दी। जहाँ तक पापा की गुंजाइश थी, जहाँ तक पापा कर सकते थे, पापा ने सब कुछ किया ताकि ये घर खराब नहीं हो, क्योंकि साथ में मेरे बच्ची थी। मगर उस इंसान ने कभी भी ना तो अपनी जिम्मेदारी समझी और ना मुझे अपनी बीवी समझा और ना अपनी बेटी को बेटी समझा। एक इज्जत तो बहुत दूर की बात है, मतलब उस इंसान ने कभी एक प्यार से बच्ची से भी ये नहीं बोला होगा कि एक मेरी बेटी भी मतलब है और वो किसके पीछे आई है या मेरी बीवी किसके पीछे आई है। तो आपके परिवार ने जब समझाइश बुझाइश की कोशिश की तो क्या नतीजा निकला? सर समझाइश बुझाइश के लिए मतलब समाज में तो कई लोग उनके साथ बैठते नहीं हैं, और हमने सामाजिक तौर पर भी और प्रशासनिक तौर पर भी हम लोगों ने सारी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। 3 साल से आज मैं अपने घर पे हूँ, तो मैंने सब जगह से जब हार मान चुकी हूँ तो आज मैं आवाज़ इंडिया न्यूज़ की तरफ आई हूँ मेरी मदद के तौर पर, कि आज मेरी कहीं ना कहीं कोई तो आवाज़ सुनेगा, कहीं ना कहीं से मुझे मदद की गुहार, मुझे उम्मीद लगती है कि मुझे यहाँ से एक न्याय मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, अगर आपने इतना अपना विश्वास दिखाया तो ज़रूर हम आपकी आवाज़ ऊपर तक ले जाएंगे और प्रशासन को इस पर कार्रवाई करने के लिए ज़ोर डालेंगे, क्योंकि अगर आप सही हैं तो सही इंसान को इंसाफ
के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है। सर, हर लेकिन वक्त हाँ हर जी, वक्त बोलिए। मतलब हम लोगों ने कहीं भी बैठने की और बात करने की कोशिश की घर पास आने के लिए, तो वो इंसान मतलब मेरे फादर और मेरे मदर को तो इस तरह से अब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ करता है, जो गालियाँ देता है, जो मुझे गालियाँ देता है, अपनी बच्ची तक को वो गालियाँ दे देता है। मतलब उसमें इंसानियत नाम की तो 1% भी अगर बोला जाए तो वो चीज़ नहीं है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी उस इंसान में वो चीज़ नहीं है। मैंने जो अपने 2 साल वहाँ निकाले हैं, वो बस मैं जानती हूँ कि वो टाइम मेरा कैसे निकला होगा। तो ससुराल में मतलब ज्यादा परेशान कौन करता था ज़्यादा आपको? परेशान में सर मेरी सास, जिनका नाम आयशा खान है, और सबसे ज़्यादा टॉर्चर मुझे मेरी सबसे छोटी ननद, जो यहाँ पर मेरी 4 नंदे हैं, 3 बॉम्बे में और 1 जयपुर में। जो जयपुर वाली ननद है उसका नाम है राहत खान, जो कि मैंने केस में अपना सब उनको लोगों को बताया, प्रशासन को, कि सर ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। इतनी 498 से लेकर के देश प्रताड़ना से लेकर 3 तलाक से लेकर के मेरी धाराएं दर्ज हुई, पर एक बार भी उस लड़के को बुला करके थाने में ये नहीं कहा गया कि तूने इसके साथ गलत किया, या एक बार भी उसको इस धाराओं के अनुसार, मतलब जो भी इनके कानूनी तौर पे जो गवर्नमेंट ने रूल बनाए वो कोई फॉलो किसी भी नहीं किए हैं। और मैं जब भिलवाड़ा थाने से, महिला थाने से मैंने जब केस अपना दर्ज करवाया था, तो वहाँ की इंचार्ज है शिल्पा मैम। शिल्पा मैम ने तो मतलब मेरे साथ जो बिहेवियर किया है वो मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकती हूँ। कि मैं अपनी मतलब अपने मैं सर मैं बता नहीं सकती आपको, मैं मतलब उनके पास मदद के लिए गई हूँ कि मैम मेरे साथ ये सब हुआ, तो वो मुझे कहती कि तू अपना घर नहीं बसाना चाहती है, और उस लड़की को बुला करके उनकी आओ खातिर उस थाने में होती है, और मुझे उनके सामने बोला जाता है कि मैं ही अपना घर नहीं बसाना चाहती हूँ। देखिए, कहते हैं कि भगवान की घर देर है पर अंधेर नहीं। अगर आप इंसाफ के लिए आई हैं और इंसाफ मांग रही हैं तो आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। आपकी ये आवाज़ इंडिया न्यूज़ आगे तक बात पहुंचाएगा, क्योंकि आवाज़ इंडिया न्यूज़ का काम है सबसे पहले सच को लाना, और सच होगा आपके सामने। आपके परिवार में कौन कौन है? सर मेरे परिवार में मेरी एक सिस्टर है, 2 सिस्टर्स हैं और एक भाई है छोटा। एक सिस्टर मेरी हैंडीकैप है, मतलब उनके दोनों पैर नहीं हैं। और क्या करती हैं वो भी IAS का प्रिपरेशन कर रही हैं सर। बड़ी कमाल की बात है कि जो इंसान अपने दोनों पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता, आज वो दुनिया के लिए खड़ा होने की कोशिश कर रहा है और IAS की प्रिपरेशन कर रहा है। और आपके कोई भाई वगैरह है? सर भाई है, वो छोटा है अभी, मतलब पापा पे हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आए जा रही है। आज मैं भी घर पे वापस 3 साल से बैठी हूँ, बच्ची भी है साथ में, किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई सी ऐसी चीज़ है जो रुकती है सर, वो सब चीज़ें पापा पे। मैं कब तक उन पे इस चीज़ को, बच्ची को, मुझे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाती रहूँ। जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट, उसको भी तो थोड़ा सा मतलब देना कि भाई आज तेरी जिम्मेदारी है, तूने बच्ची पैदा की, सिर्फ बच्ची पैदा करने तक का उसका हक नहीं। जहां पर हमने जिस शगुफ्ता खान की बात की थी, आज उस शगुफ्ता खान के फादर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए मैं उनसे आपकी बातचीत करवाता हूं कि क्या क्या उन्होंने सहा है अपनी बेटी के लिए और अपनी बेटी की खुशी के लिए उन्होंने क्या नहीं किया है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अनीस खान है। मैं शगुफ्ता का फादर हूँ। मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक मेरी बेटी की सर्वसाधारण सामान से शादी करी मैंने, लेकिन मेरी बच्ची को सुकून नहीं मिला, क्योंकि 2-4 दिन के बाद ही जो है उन्होंने अपनी असलियत दिखाना शुरू कर दी थी, और मेरी बेटी ने इन बातों को दबाए रखा, और 1.5 साल उन्होंने वहाँ निकाला, लेकिन उसको जब सुकून नहीं मिला, जब आराम नहीं मिला, तो उन्होंने मेरे को कहा, पापा मेरे को क्या मारने के लिए यहाँ छोड़ा, यहाँ शादी करी है ऐसे दरिंदों के बीच में? तो मैंने कहा बेटा क्या बात हो गई? तो रोज़े से ही 26वें रोज़े को जो है, रोज़े से थी, रोज़े के टाइम में रोज़े से ही उसके पति ने और उसकी सास ने इसको मारा पीटी करी। तो मारा पीटी करी तो ये भग कर अपने कमरे में चली गई, कुंडी बंद कर ली, और उसके बाद जो है मुझे फ़ोन किया कि बोले पापा आप मुझे आके ले जाओ अगर ज़िंदा देखना चाहते हो तो। ये सोचकर मैं गया वहाँ जा कर के देखा तो वहाँ जो है ये सारे लोग इकट्ठा थे। मैं पुलिस को लेके गया, लेकिन पुलिस जो है, पुलिस के साथ इसको मैं अपने वहाँ से घर से निकाल के लाया। थाने गए, थाने में हमने रिपोर्ट के लिए कहा, तो वहाँ रिपोर्ट नहीं ली गई हमारी। मैंने कहा साहब इसको मारा पीटी करी है, इसकी रिपोर्ट तो लो आप। तो इन्होंने रिपोर्ट नहीं ली, तो उन्होंने कहा ये महिला थाने का मामला है, यहाँ का नहीं है, आप महिला थाने जाना। आप महिला थाने गए? मैं महिला थाने भी गया, लेकिन वहाँ पर भी हमारी कोई रिपोर्ट नहीं ली गई। फिर हमने जो है कोर्ट का सहारा लिया, जिससे इस्तिगासा किया, लेकिन उसमें भी अभी तक कोई इसको रिलीफ नहीं मिली। लेकिन इन दरिंदों ने इस तरीके से, यानी इसको इंसान नहीं समझकर जानवर समझकर रखा, और इस तरीके से व्यवहार किया कि जो मैं इसको बता नहीं सकता, इसके बताने के लिए अल्फाज नहीं है। सामने देख के बताइए सर, कि मतलब पूरी जनता को बताइए आप कि कैसे मतलब आपने अपनी बेटी की शादी कर दी थी। सबसे पहले तो आप करते क्या है काम? मैं साहब इलेक्ट्रिशियन हूँ, और जो है घर घर जाकर अपनी जो है बिजली फिटिंग का काम करता हूँ, और उससे जो मेरे को आय होती मैं मेरे परिवार को पालता हूँ। और लेकिन मैंने अपने घर को गिरवे रख कर इस बच्ची की शादी की, क्योंकि हमारे BI साहब का ये कहना था कि साहब हमारे हाई फाई लोग आएंगे, उनका स्वागत अच्छी तरीके से होना चाहिए, चाहे आप दहेज जायजा मत देना। ये सिर्फ कहने की बातें थी, लेकिन उन्होंने शादी के 4-5 दिन बाद ही बच्ची को टॉर्चर, इस तरीके से टॉर्चर किया। इसको जो है 20 दिन बाद ही माइग्रेशन हो गया था, और मैं जब मेरे को इत्तला की गई कि साहब आपकी बच्ची की तबीयत ख़राब है, तो मैंने जो है वहाँ जाकर देखा तो बच्ची मेरी बेहोश थी। जब मैंने कहा ये क्या किया आपने, इसको क्या मारा पीड़ा किया आपने? तो उन्होंने कहा बोले नहीं साहब हमने तो कुछ नहीं किया, कुछ ऐसे ही हो गई। तो मैंने कहा नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता, बच्ची बेहोश हो सकती है, खाती पीती बच्ची आई थी यहाँ से।
तब मैं इसको उठा करके हॉस्पिटल ले गया, हॉस्पिटल में एडमिट कराया। 2-4 दिन जब मैंने वहाँ इसका इलाज करा करके मैंने बच्ची से पूछा तो बच्ची ने मेरे को वहाँ पर भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि इसने कहा कि पापा ने मकान गिरवे रखकर मेरी शादी की है, अगर ये शादी टूट गई तो मेरी पापा का क्या होगा। इसलिए उसने इस बात को दबाए रखा, बोले नहीं पापा किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन जब उसके बाद मैं उनको घर ले आया, घर लाने के बाद मैंने उनसे, मेरे ब्याई से कहा कि साहब आप बच्ची को वहाँ जो है लेके जाएंगे या हम लेके आवें। तो बोले नहीं साहब अभी तो आप वहाँ ही रहने दो। क्या समझे, मैंने समाज के अंदर जो हमारे भाई बंधु हैं उनको मैंने कहा साहब इस तरीके से जो है हमारे ये वार्तालाप हुई है और ये मारापीटी भी हुई है, आप जो है सामंजस्य करें और चलें, इसकी बात करें। तो उन्होंने, हमने जाकर के वहाँ बातचीत की तो उन्होंने कहा बोले देख लेंगे समझा लेंगे। अच्छा मुझे ये बताइए सबसे बड़ी बात तो कि आप आपने कह रहे हैं कि आपने अपनी बच्ची की शादी करी है मकान बेचकर करी है, तो आपने मकान बेचकर शादी करी और आज आपकी बच्ची आपके साथ 3 साल से रह रही है, तो आपकी बच्ची और आपकी बच्ची के भी एक बच्ची है जो आपकी नवासी कहलाती है, तो इनका पालन पोषण कैसे हो रहा है, वो भी जिम्मेदारी आपकी है? वे सब सारी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है, क्योंकि अब कोई और बड़ा बच्चा है नहीं। मेरे 10 जो है मेरा बच्चा है जो है भाई 15-16 साल का है, पढ़ता है, इसलिए मेरे पास कोई आय का सोर्स नहीं है। लेकिन अब मैं मजबूर, मैं इसको कहाँ छोड़ूं, इसको भूखा मरता हुआ थोड़ी छोड़ूं। उन दरिंदों ने तो छोड़ दिया और ये कह दिया तेरे जैसे जो कर ले, हमारे में ताकत हो तो हम फैसला ले लेंगे और तेरे में ताकत हो तो इसको भेज के बताना या इसको मार देंगे साले को हमारे पास आएगी तो। जी आप बिल्कुल उदास ना होइए, मायूस ना होइए। कहते हैं कि अति का मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई सारी। जिस शगुफ्ता खान की यहाँ बात हो रही है, आज उस शगुफ्ता खान की एक माँ की ममता क्या कहती है, मैं आइए आपसे उनकी बात करवाता हूँ। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरीदा खान है जी। और मैं शगुफ्ता की मम्मी हूँ। और सर मेरी बच्ची के साथ में जो हुआ, मालिक ना करे किसी की बच्ची के साथ हो, भगवान ने सबको बेटियां दी है, मगर मेरी बच्ची के साथ में बहुत बुरा करा, बहुत मारपीट, हर खुद सहते हुए भी मेरी बच्ची आज 3 साल से मेरे घर पे है। इसलिए मैं चाहती हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है आपके चैनल से कि मुझे इंसाफ मिलेगा और आप हमें इंसाफ दिलाइए। जी इंसाफ की बात देखिए प्रशासन करता है और हम सिर्फ आपकी आवाज़ ऊपर तक उठाएंगे। आपका अगर बिल्कुल मानना और आपकी बच्ची का बिल्कुल अगर ऐसा हुआ है तो इंसाफ ज़रूर मिलेगा। मतलब आपकी बच्ची को जिस हालत में आपने देखा था 3 साल से आपकी बच्ची घर पे है, तो मतलब कैसी हालत थी? जी मेरी बच्ची को इतना टॉर्चर किया गया था कि बस वो मरने की हालत में लेकर आए, वैसे इस हालत में लेकर आए थे। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, मगर वो छुपाए रखी थी। अपने माँ बाप की हालत देख के उसने हर बात को छुपाई हमसे, मगर जब सर से पानी गुजरा तब उसने हमें हालात सारे बताए। जी अच्छा, ये आपकी नवासी है? जी ये नवासी है, उसकी क्या नाम है आपका? बेटा इधर देखिए, नाम बताओ अपना, इधर देखिए, नाम बताओ, इधर देखिए, क्या नाम है आपका? नाम बताओ, जोर से बोलिए। अच्छा आप सामने देखिए, इधर देखिए। इस बच्ची को भी इतना डरा के रखा था सर। डरी हुई है कि बच्ची भी मतलब सामने देखने से डर रही है। आज वो अपने नाना नानी को अपना माँ बाप समझती है और अपनी माँ को अपना सब कुछ। कहते हैं कि देर है लेकिन अंधेर नहीं, वक्त कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, लेकिन किस्मत बदलती ज़रूर है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शगुफ्ता खान की किस्मत भी बदलेगी, उनको भी इंसाफ मिलेगा, क्योंकि आवाज़ इंडिया न्यूज़ करता है हर सच आपके सामने। देखते रहिए आवाज़ इंडिया न्यूज़ आनंद के साथ।